एसएससी सीजीएल 2024 में साइंस यानी विज्ञान विषय से जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन, सारे पीवाईक्यू आज के इस एक ही सेशन के अंदर बच्चे हम कंप्लीट करेंगे। और अभी 2025 में आप लोग अगर एसएससी सीजीएल देने जा रहे हो तो साइंस विषय से एमसीक्यू क्वेश्चंस का लेवल कैसा होने वाला है वो आपको आज अनुमान लग जाएगा। तो चलिए बच्चे अपने इस बेहतरीन सेशन को शुरू करते हैं जिसमें 2024 के सभी शिफ्ट के साइंस के एमसीक्यू हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन 10 सितंबर को आफ्टरनून शिफ्ट में जो आपसे पूछा गया था, विच स्पीसीज इज नोन एज ब्लैक लिप्ड पर्ल ऑयस्टर। यहाँ पे आपसे एक ऑर्गेनिज्म का वैज्ञानिक नाम पूछा है और जिसका सामान्य नाम हम क्या बोलते हैं, ब्लैक लिप्ड पर्ल ऑयस्टर। ब्लैक मतलब काला, लिप्ड का मतलब धारियों वाला। और आपको बताया है कि ये जीव जो है वो इंडो पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर के अंदर पाया जाता है। प्रशांत महासागर का ट्रॉपिकल यानी गर्म क्षेत्र जो है वहां पाया जाता है। और कोरल रीफ के अंदर, कोरल मतलब एक जीव होता है अपना जीव विज्ञान के अंदर आप जिसको पढ़ते हो, इसके कंकाल से पानी के अंदर कुछ दीवारें बन जाती, उन दीवारों के अंदर ये पाया जाता है। नाम आपसे पूछा, सही आंसर होगा बच्चे आपका पिंक टाडा मार्गरेटिफेरा। ये डी वाला आपका सही ऑप्शन होगा। इसको हम साइंटिफिक नेम इस नाम से पुकारते हैं। चलिए बच्चे, इसके बाद एक क्वेश्चन आपसे पूछा था 10 सितंबर को आफ्टरनून शिफ्ट में, AU इज द सिंबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। तो बच्चा जानता है सर गोल्ड के लिए सिंबल होता है। सही आंसर आप सभी के सामने क्या आ जाएगा सर, गोल्ड आ जाएगा इसमें। इसके बाद बच्चे एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 10 सितंबर को आफ्टरनून शिफ्ट में, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज एसोसिएटेड विद द क्लास ऑफ कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। देखिए आप सभी जानते हैं दो प्रकार के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक वो जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर अपने अंदर से ही मेंटेन कर सकते हैं और दूसरे वे जीव होते हैं जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर अपने आप से मेंटेन नहीं कर सकते, यानी बाहर का जैसा टेम्परेचर होगा वैसा ही उनका हो जाएगा। बाहर बहुत सर्दी होगी तो उनका जो ब्लड है वो भी आपका जम जाएगा। और एक हमारे जैसे जीव हैं कि जो अगर हमारे एटमॉस्फेयर का आसपास का टेम्परेचर कैसा भी रहे लेकिन हमारे अंदर से ही हीट जो उत्पन्न होती है उससे हमारा टेम्परेचर बैलेंस रहता है। तो बच्चे सामान्यतः अपने आसपास आप लोग 5 कैटेगरी के जीव देखते हो। एक जिनको मछलियां कहा जाता, फिश जिनको आप लोग बोलते हो, दूसरा एम्फीबियन यानी उभयचर बोलते हो, तीसरा आप लोग जिनको रेप्टाइल्स यानी सरीसृप बोलते हो, चौथा जिनको बर्ड्स यानी पक्षी बोलते हो, पांचवा होता है मैमल्स। अब इन 5 कैटेगरी में से बच्चे 2 कैटेगरी के जो जीव होते हैं ना वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। उसके अंदर एक तो बर्ड्स यानी पक्षी आते हैं और दूसरा हम मैमल्स यानी स्तनधारी आते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा गया कोल्ड ब्लड। कोल्ड ब्लड का मतलब होता है जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर अपने आप से मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो आपको ये देखना है कि इन चारों में से जो ऑप्शन दिए गए हैं इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा जीव है जो बर्ड्स और दूसरा मैमल्स में नहीं पड़ता मेरे भाई। तो देखिए पहला ही ऑप्शन दे रखा आपको चमेलियन, गिरगिट जिसको हम बोलते हैं, कौन सी कैटेगरी में आता है, ये आता है सर आपका रेप्टाइल्स, सरीसृप, सांप, छिपकली जिस कैटेगरी में आते हैं यही आपका कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है। यहाँ पे आपको पावो जो लिखा हुआ, पावो साइंटिफिकली किसके लिए यूज किया जाता है सर, पिकॉक यानी मोर के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, मैक्रोपस किसके लिए यूज करते हैं सर, ये हम यूज करते हैं कंगारू के लिए, साइंटिफिक जो शब्द होता है। और सिटाकुला हम किसके लिए यूज करते हैं सर, पैरेट यानी तोता जो होता है उसके लिए इस टर्म को यूज किया जाता है। तो सही आंसर क्या होगा सर, ये होगा। बाकी सारे बर्ड्स हैं और मैंने कहा बर्ड्स आपके कैसे होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं यानी अपनी बॉडी का टेम्परेचर खुद से मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद बच्चे 10 सितंबर को आफ्टरनून शिफ्ट में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, रेडियम, बेरियम और स्ट्रोंडियम ये सारी की सारी क्षारीय मृदा धातुएं यानी कि सर अल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है। अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन का मतलब होता है जिनके ऑक्साइड एक बेस का निर्माण करते हैं सर, एक क्षार का निर्माण करते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि आपकी पीरियोडिक टेबल के अंदर ये कौन से ग्रुप के अंदर इनको रखा गया। तो देखिए मेरे भाई अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर पहला जो ग्रुप है उसके अंतर्गत अल्कली मेटल्स को रखा गया, क्षारीय धातुएं। दूसरे ग्रुप के अंदर अल्कलाइन मेटल या अल्कलाइन अर्थ मेटल को रखा गया। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल आपसे पूछा है, ये रहा सर सेकंड वाला अल्कलाइन अर्थ मेटल। इसके अंदर एलिमेंट कौन कौन से आते हैं बच्चे, एलिमेंट आते हैं आपके पास में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम। ये जो एलिमेंट आपको मैंने बताए हैं ये पीरियोडिक टेबल का जो दूसरा आपका ग्रुप है 2A के नाम से जिसको बोलते हैं उसके अंदर शामिल है। इसके बाद बच्चे क्वेश्चन आपसे 9 सितंबर को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग
इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं और इनकरेक्ट के विषय में आप लोगों ने बताना है। चलिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं सर। सबसे पहली स्टेटमेंट आपको दी गई है, फैट्स एंड ऑयल्स गेट रिड्यूस्ड ओवर टाइम एंड स्मेल बैड। आपसे कहा कि भाई जो वसा होता है, फैट होते हैं और तेल होते हैं, इनका रिडक्शन हो जाता है। रिडक्शन का मतलब बच्चे, इनसे ऑक्सीजन जो होती है ना सर, ऑक्सीजन बाहर निकलती है। लेकिन सर आपने तो उल्टा पढ़ा है, आपने तो ये पढ़ा है कि भाई जो फैट है सर, या हमारे पास में ऑयल्स वगैरह हैं, ऑयल्स वगैरह हैं, ये तो अगर बाई चांस इनके अंदर होगा तो सर ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन थोड़ी होता है। ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएंगे तो सर ऑक्सीडेशन होगा। तो याद रखें, रिडक्शन होने से सर इनमें से खराब स्मेल नहीं आती, समय के साथ में इनका रिडक्शन नहीं होता। इनकरेक्ट पूछा था तो ए वाला ही ऑप्शन आ जाएगा। हाँ, ये वाले बिल्कुल सही हैं कि भाई फैट है या ऑयल है ना, उनका ऑक्सीडेशन मतलब उनके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो जाती है एटमॉस्फेयर से, तो वो रेंसिड, रेंसिड का मतलब क्या होता है सर, आप बोल सकते हो एक प्रकार से जैसे लोहे पे जंग लगता है ना, वैसे भोजन के ऊपर जैसे फूंद वगैरह लग जाती हैं तो रेंसिड बोलते हैं सर, उसको लग हो जाते हैं। बाकी की सारी बातें सही है बच्चे, पहला ही ऑप्शन हमें मिल गया, यही इनकरेक्ट है। इसके बाद एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 9 सितंबर को इवनिंग शिफ्ट में बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन डेवलप्ड इन 1952। आपसे पूछा भी 1952 में इनमें से कौन सी वैक्सीन का आविष्कार किया गया था जिसको हम लोग इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन बोलते हैं, मतलब IPV, शॉर्ट में IPV वैक्सीन कहा जाता। तो 1952 में जिसका डेवलपमेंट हुआ था उसका नाम बताओ। तो देखिए मेरे भाई, पोलियो के लिए जो वैक्सीन बनाई थी ना, वो बनाई थी जोहान साल्क ने, जोहान साल्क ने। इसीलिए इस वैक्सीन के साथ में साल्क का नाम आपको देखने को मिलेगा। तो सर ये हो जाएगी साल्क वैक्सीन, और ए आंसर आपके सामने लिखा हुआ है, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा इम्वानेक्स वैक्सीन, ये इम्वानेक्स वैक्सीन आप सभी के सामने लिखा हुआ है सर, ये वैक्सीन आपकी मंकी पॉक्स के लिए थी। HDCV वैक्सीन जो लिखा हुआ है ये रेबीज के लिए थी, और TAB जो वैक्सीन है बच्चों ये टिटनेस के लिए बनाई गई थी। तो सही आंसर आपका ए होगा। इसके बाद बच्चे क्वेश्चन आपको दिया गया था 9 सितंबर को इवनिंग शिफ्ट में, विच ऑफ द फॉलोइंग इलिस्ट्रेशन शोज द माइटोकॉन्ड्रियन स्ट्रक्चर डिटेल। आपको कुछ पिक्स दे रखी हैं और इन चारों में से आपको बताना है कि माइटोकॉन्ड्रिया की पिक कौन सी है। देखो बच्चे, माइटोकॉन्ड्रिया आप सभी ने पढ़ा है कि सर सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर में पाया जाता, बेलनाकार आकृति में पाया जाता है। तो देख लो बेलनाकार आकृति ये रही सर मेरे सामने, बी देख लो कौन से ऑप्शन में है, बी में है, तो यही सही आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद बच्चे 9 सितंबर को इवनिंग शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्ट्रेट चेन अल्काइल कार्बोक्सिलिक एसिड विद द केमिकल फॉर्मूला दिस वन। भाई आपको ये बताना है जो आपके सामने केमिकल फॉर्मूला लिखा हुआ है उसका IUPAC नोमेनक्लेचर क्या है। देखो मेरे भाई, सबसे पहला काम हम जब भी किसी केमिकल का नाम देते हैं, केमिकल नेम देते हैं, तो सबसे पहला काम होता है सर उसके कार्बन जो है ना, उन सारे के सारे कार्बनों को क्या करना होता है सर, हमें काउंट करना होता है। 1 2 3 4, यानी फॉर्मूले में आपका ब्यूट तो होने वाला है मेरे भाई। इसके अलावा C 2 बार O, COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड जहां भी जिस केमिकल में होता है उसके लास्ट में मेरे भाई ओइक एसिड जुड़ता है, ओइक एसिड जुड़ता है। अब आप यहां पर देखेंगे मिथेनोइक ब्यूट तो नहीं है, प्रोपेनोइक ब्यूट नहीं है, इथेनोइक ब्यूट नहीं है, ब्यूटायरिक, यहां पर ब्यूट आ गया तो मेरे भाई ओइक एसिड नहीं है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं मेरे भाई, ब्यूटेनोइक एसिड जो होता है ना, उसी का दूसरा नाम ब्यूटायरिक एसिड होता है। ब्यूटेनोइक एसिड का कॉमन नेम ब्यूटायरिक एसिड होता है, तो इसको आप लोग ब्यूटेनोइक एसिड ही समझना, ठीक है मेरे भाई। जैसे इथेनोइक था ना, वैसे ही आप इसको ब्यूटेनोइक समझेंगे। ओके सर, तो आंसर आ जाएगा डी वाला। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 10 सितंबर को इवनिंग शिफ्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अ मेटेलॉइड। इनमें से कौन सा तत्व मेटेलॉइड है। देखो मेरे भाई, आंसर तो आपको बिल्कुल आसानी से पता होगा, लेकिन सर बाकी के जो मेटेलॉइड होते हैं, उपधातुएं होती, क्या आपको याद है। अगर नहीं याद है मेरे भाई तो सिर्फ एक लाइन आपको याद रखनी है। क्या याद रखना है सर, बोलो, सीमा जी, अरुण, साब, तो
पीओ बन गए। बोलो सीमा जी, अरुण साहब तो पीओ बन गए। बोलो से आपको किसकी याद आएगी सर? बोरोन की याद आएगी। सीमा से किसकी? सिलिकॉन की। जी से जर्मेनियम की। अरुण से आर्सेनिक की। एसबी किसका सिंबल होता है? एंटीमोनी। टीई से किसकी याद आएगी? टेलुरियम। पीओ से पोलोनियम। तो मेरे भाई ये 7 के 7 मेटलॉइड जो हमारी केमिस्ट्री में होते हैं एक साथ आपको याद रखेंगे। इसके बाद फिर आपसे 10 सितंबर को इवनिंग शिफ्ट में एक क्वेश्चन और पूछा गया था, विच सेल ऑर्गेनेल इज डिफाइंड एज द स्मॉल राउंड ऑर्गेनेल दैट अंडरगोज ऑक्सीडेशन रिएक्शन टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इनमें से कौन सा कोशिका अंग यानी सेल के अंदर पाया जाने वाला ऐसा कौन सा ऑर्गेनेल होता है मेरे भाई जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को बनाने के लिए क्या करता है? ऑक्सीडेशन की प्रोसेस करता है। एक बात याद रखना मेरे भाई, हमारी किडनी और हमारे लीवर, गुर्दे और यकृत, इन दोनों के अंदर जो सेल होती है ना, सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं पेरोक्सिसोम। ये पेरोक्सिसोम का काम क्या होता है? इसका काम होता है सर, जो हम प्रोटीन खाते हैं, जो हम फैट खाते हैं, तो सर इनका ऑक्सीडेशन करके और H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड का निर्माण करता है। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड गैस हमारी बॉडी के लिए पॉइजनस होती है, फिर इसको भी तोड़ देता है, इसको भी तोड़ के अलग अलग कर देता है और हमारी बॉडी के अंदर जो विषैला होता है उसको बनने से रोकता है। तो दोनों ही काम होते हैं, H2O2 का उत्पादन करना और इसको नष्ट करना भी इसी का काम होता है बच्चे। तो पेरोक्सिसोम आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चे, अगले क्वेश्चन में बढ़ने से पहले एक छोटी सी जानकारी आप सभी के लिए। एसएससी सीजीएल 2025 की जो बच्चे प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो एक साइंस के लिए स्पेशल बैच आज से अपना शुरू हुआ है 1 साल की वैलिडिटी के साथ। अभी 3 दिन के लिए आप सभी का ऑफर रहेगा बच्चे, 549 की बजाय 249 में ये बैच आपको प्राप्त होगा। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो इसमें एनरोल कर सकते हैं। चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। द कॉज ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन इज। रेडॉक्स रिएक्शन बच्चे आप सभी ने सुना होगा, रेडॉक्स यानी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों शब्दों से मिलकर बना है। रेडॉक्स रिएक्शन का कारण क्या है? देखो मेरे भाई, वैसे तो रेडॉक्स रिएक्शन के कई कारण होते हैं भाई, ऑक्सीजन का जुड़ना हटना, हाइड्रोजन का जुड़ना हटना, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे हैं ना, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर से रिलेटेड दे रखा है। भाई आप सभी बच्चे जानते हैं कि सर जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करता है यानी डोनेट करता है उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन हो गया। अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है हम बोलते हैं सर रिडक्शन हो गया, अपचयन हो गया। तो ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जो है ना, इसी से तो रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। तो सर पहला ऑप्शन में क्या? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 रिएक्टेंट। ओके सर, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 प्रोडक्ट। ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रॉन तो होगा ही नहीं मेरे भाई। एक्सचेंज ऑफ हैलोजन, इसका भी कोई मतलब नहीं है बच्चे। यहाँ पर सही आंसर होगा आपका पहले वाला कि भी 2 रिएक्टेंट मतलब 2 एलिमेंट एक दूसरे से क्रिया कर रहे हैं तो उनके बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना क्या कहलाता है? आपका रेडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। यही सही आंसर होगा। एक क्वेश्चन बच्चे 17 सितंबर को आपसे इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक। इनमें से सबसे ज्यादा एसिडिक यानी अम्लीय कौन होता है? देखो मेरे भाई, जब भी फंक्शनल ग्रुप आपको सेम दिखाई दे जाए, जैसे देखो COOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड आपको दिया गया है, तो हमेशा ये देखना कि कार्बन की चेन कहां पे छोटी है। यहां पे देखिए आप, यहां पे COOH के अलावा कोई कार्बन है ही नहीं, यहां पे 2 कार्बन की चेन है, यहां पे 3 की है, यहां पे आपके पास में यहां भी कार्बन दिख रहा है बच्चे। सबसे ज्यादा कार्बन होंगे उतना ही कमजोर एसिड होगा। तो सबसे कम कार्बन देखने हैं वो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग होगा। सबसे कम कार्बन बच्चे यहां पर हैं, तो आंसर आएगा सर आपका ए वाला, सबसे ज्यादा एसिडिक यही होगा। इसके बाद बच्चे 17 सितंबर को इवनिंग शिफ्ट में क्वेश्चन दिया गया था, इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इनमें से कौन सी आपके बच्चे ग्रीन हाउस गैस नहीं है? 4 ऑप्शन। मीथेन तो है सर, कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल है सर, नाइट्रस ऑक्साइड ये भी है सर, एक ही ऑप्शन बचता है नाइट्रिक ऑक्साइड, यही आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद बच्चे एक क्वेश्चन आपको 17 सितंबर को इवनिंग शिफ्ट में दिया गया था, विच एलोट्रोप ऑफ कार्बन वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट एफ कर्ल, हेरोल्ड डब्ल्यू क्रोटो एंड रिचर्ड ई स्मेली। आपको 3 नाम याद रखने हैं, कर्ल, क्रोटो, स्मेली।
तीन नाम से याद रखोगे तो 1985 में इन्होंने किसकी खोज की थी मेरे भाई? इन्होंने की थी सर फुलरीन। फुलरीन याद है ना? फुलरीन एक नाम आपने सुना होगा जो सबसे इसका कॉमन रूप होता है C60 के नाम से जिसको जाना जाता है। तो फुलरीन की खोज मेरे भाई इन्होंने की थी, याद रखें। C60 इसका सबसे मोस्ट कॉमन रूप है, कई फॉर्म में मिलता है हमें। एक्चुअली फुलरीन क्या होता है मेरे भाई? फुलरीन का मतलब होता है आपका 20 हेक्सागोनल। हेक्सागोनल मतलब 6 कार्बन की रिंग, और 12 बच्चे आपकी कैसी होती हैं सर? पेंटागोनल, 5 कार्बन की रिंग। मतलब फुलरीन का मतलब होता है बच्चे जिसके अंतर्गत 20 तो 6 कार्बन की रिंग होती हैं और 12 जिसके अंदर 5 कार्बन की रिंग होती है मेरे भाई। उनसे मिलके आपका एक कार्बन का एलोट्रोप बनता है, एक कार्बन का रूप बनता है जिसको हम बोलते हैं फुलरीन। बाकी गहराई से समझने के लिए बच्चे आप लोग जिस भी अध्यापक से जुड़े हुए हैं, पढ़ रहे हैं, जहां से आपने कंसेप्ट पढ़े हैं, आप लोग बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। मैंने जस्ट इससे रिलेटेड एक बात बताई है। ग्रेफीन, ग्रेफीन की बात करें बच्चे, ये भी आपका कार्बन का ही एलोट्रोप होता है। उसके बाद लॉन्सडेलाइट, लॉन्सडेलाइट जो होता है बच्चे, ये आपका डायमंड की ही एक फॉर्म होती है मेरे भाई, जो कि बहुत कम पाई जाती है, याद रखना। इसके बाद 17 सितंबर इवनिंग शिफ्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, इन द ईयर 1925 1925 के वर्ष में हु एक्सट्रैक्टेड लिपिड्स फ्रॉम एन इरिथ्रोसाइट। कौन वैज्ञानिक था जिसने इरिथ्रोसाइट का मतलब आरबीसी जो रेड ब्लड सेल होती है उससे क्या लिपिड को अलग किया था? सुना होगा ना बच्चे, कोशिका का निर्माण किससे होता है? फॉस्फोलिपिड, यानी लिपिड से फॉर्मेशन होती है। तो इसी एक्सपेरिमेंट से तो पता लगा था 1925 में पहली बार लिपिड को अलग किया गया था आरबीसी से मेरे भाई। और ये जो लिपिड अलग से प्राप्त हुआ था ना, इस लिपिड के बाहर निकालने के बाद में हमें एक और नई चीज की डिस्कवरी हुई थी। हालांकि थोड़ी गहराई वाली बात है जो आपके एग्जाम के स्तर पे नहीं आती है। क्या कि सर जो सरफेस एरिया है ना उसका और प्रेशर, इन दोनों का क्या रिलेशन है? जब हम सेल यानी कोशिका के अंदर के विभिन्न प्रकार के प्रेशर की बात करते हैं तो कोशिका के सरफेस एरिया और प्रेशर का क्या रिलेशन है भाई? कितना सरफेस एरिया में कितना प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसकी खोज भी इसी एक्सपेरिमेंट से हुई थी जिसके द्वारा लिपिड को पहली बार अलग किया गया था। और आपने मेरे भाई बायोलॉजी के अंदर एक सेल थ्योरी पढ़ी होगी, कोशिका सिद्धांत पढ़ा होगा। उस कोशिका सिद्धांत के अंदर भी आपको बताया गया था कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है, जो कोशिका झिल्ली होती है सर, वो फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। तो ये वही लिपिड आप सभी का है। तो सर किसने 1925 में इसको लिपिड को अलग करके बताया था? ए आंसर आपका आ जाएगा सर, गोल्टर और ग्रेंडल ने इसको किया था। 17 सितंबर इवनिंग शिफ्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था सर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इंडिकेट द साइज ऑफ PPLO? प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म एक माइकोप्लाज्मा कैटेगरी में आता है, एक बैक्टीरिया होता है, ऐसा बैक्टीरिया जिसके अंदर सेल वॉल अब्सेंट होती है और अपना शेप साइज बदल सकता है। इसीलिए बच्चे अगर हम कोई एंटीबायोटिक दवाई जिससे बैक्टीरिया को मारा जाता है अगर हम खाते हैं तो ये उससे भी अपना बचाव कर सकता है और हमारी बॉडी के अंदर निमोनिया जैसी बीमारी फैला सकता है। तो सर इसका साइज क्या होता है? लगभग 0.1 माइक्रोमीटर के आसपास होता है। इसके बाद बच्चे 11 सितंबर को मॉर्निंग शिफ्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, ओजोन परत द्वारा किस प्रकार का विकिरण अवशोषित किया जाता है? बच्चा जानता है सर, अल्ट्रावायलेट रेज को ओजोन लेयर हमारी क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है। इसके बाद एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था बच्चे सितंबर 11 को मॉर्निंग शिफ्ट में, पैलेडियम ऑन बेरियम सल्फेट। देखो मेरे भाई, पैलेडियम जो होता है ना सर, इस पैलेडियम का यूज हमारे द्वारा किया जाता है कैटलिस्ट के रूप में, उत्प्रेरक के रूप में। लेकिन पैलेडियम जो होता है ना, ये बहुत ज़्यादा आपकी रासायनिक अभिक्रिया की रेट को बढ़ा देता है। इसीलिए इसका उपयोग हम क्या करते हैं सर? बेरियम सल्फेट के साथ में यूज करते हैं, जिससे कि जो रासायनिक अभिक्रिया है उसको हल्का सा क्या किया जा सके सर? नियंत्रित किया जा सके। तो आपसे पूछा है कि पैलेडियम को बेरियम सल्फेट के साथ यूज करते हैं, तो बताइए इनका जो कॉम्बिनेशन है उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहते हैं मेरे भाई रोजेनमंड कैटलिस्ट कहा जाता है, क्योंकि एक अभिक्रिया है जो कि रोजेनमंड के द्वारा दी गई थी। उस अभिक्रिया के अंदर मेरे भाई इसका उपयोग हमारे द्वारा किया जाता है सर। ओके सर, ये रोजेनमंड रिएक्शन क्या होती है सर? ये एकाइल क्लोराइड जो होता है मेरे भाई, इसको एल्डिहाइड में
इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने की जो अभिक्रिया होती है, मतलब एकाइल क्लोराइड एक केमिकल है, इसको आप एल्डिहाइड में बदलते हो तो इसी अभिक्रिया को बोलते हैं रोजनमंड रिएक्शन बोलते हैं। उस रिएक्शन के अंदर इस कैटलिस्ट का यूज किया जाता है, किसका, पैलेडियम और बेरियम सल्फेट को मिला के, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, रोजनमंड कैटलिस्ट के नाम से जानते हैं। इसके बाद सर अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, विच कंडीशन ऑल्सो नोन एज इक्ट्रस, हमारे शरीर में कौन सी बीमारी होती है जिसको इक्ट्रस भी कहा जाता है, और उस बीमारी के अंदर हमारी स्किन और हमारी आंखें पीली पीली हो जाती हैं, बच्चा बच्चा जानता है सर, जॉन्डिस यानी पीलिया इसका आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल एल्कोहल। देखो मेरे भाई यहाँ पे एक शब्द लिखा तृतीयक यानी टर्शियरी। टर्शियरी कब बोलते हैं, मतलब कोई भी एल्कोहल है वो प्राइमरी भी होता है, सेकेंडरी भी होता है, टर्शियरी भी होता है। तो मेरे भाई टर्शियरी कब बोलते हैं, देखो एल्कोहल का मतलब कार्बन के साथ में OH ग्रुप तो जरूर जुड़ा हुआ है सर। टर्शियरी का मतलब है इस कार्बन के साथ जिसके साथ OH ग्रुप जुड़ा है 3 कार्बन और भी जुड़े हुए हैं, ये 3 कार्बन जोड़ लिए सर। अब कार्बन की लंबी चेन कितने कार्बन की होगी मेरे भाई, कार्बन की लंबी चेन होगी सर 1 2 3 की, और ये एक कार्बन के साथ में एक कार्बन और भी जुड़ा हुआ है, जो ये ब्रांच के रूप में जुड़ता है उसको क्या बोलते हैं, एक कार्बन वाले को क्या कहा जाता है, मिथाइल ग्रुप कहा जाता है मेरे भाई। तो 1 2 3 यानी मिथाइल भी लिखा मिलेगा, और मिथाइल कहाँ पे, 2 नंबर पे। तो देख लो ऑप्शन में से 2 नंबर पे मिथाइल कहाँ पे है, 2 नंबर पे मिथाइल एक ही ऑप्शन में है। और उसके बाद प्रोपेन, प्रोपेन मतलब मिथ इथ प्रोप 3 है, तो प्रोप सिंगल बॉन्ड है तो एन 2 मतलब दूसरे नंबर पे अल्कोहल ग्रुप भी है। ये लो सर आंसर आ गया आपका पहला। देखो बच्चे नोमेनक्लेचर मैं आपको सिखा तो नहीं पाऊंगा एकदम से, बट क्वेश्चन किस आधार पे दिया गया था, क्वेश्चन का लेवल क्या है, अगर आप इस सेशन को देख लोगे तो डेफिनेटली आप उस बात को क्लियर कर लोगे। इसके बाद बच्चे 9 सितंबर को आफ्टरनून शिफ्ट में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू वाटर व्हाट काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन अकर। जब पानी के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो क्या होता है, वाटर जो है उसके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के अंदर टूट जाता है, टूटना मतलब डिकम्पोजिशन, तो ए आंसर आ जाएगा सर इसका। इसके बाद बच्चे 9 सितंबर 2024 को आफ्टरनून शिफ्ट में आपसे पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। हमारे प्रकृति की जो कार्यात्मक इकाई को क्या बोलते हैं मेरे भाई, उसको बोलते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का मतलब होता है कि सर कोई भी ज्योग्राफिकल एरिया, ज्योग्राफिकल एरिया और ज्योग्राफिकल एरिया के साथ में जितने भी वहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी जीवित जीव हैं, मतलब जितने भी जीवित प्राणी हैं वो, और जहां जिस ज्योग्राफिकल एरिया में रहते हैं, इन दोनों से मिलके बनता है सर इकोसिस्टम। और हमारी अर्थ के ऊपर सर इसके अलावा क्या एग्जिस्ट करता है, जो भी कुछ होता है सर इन्हीं की आपसी क्रियाओं के अंदर होता है, और इन्हीं की आपसी क्रियाओं को पढ़ना इकोलॉजी कहलाता, आप सभी ने सुना भी होगा। तो आंसर आ जाएगा सर इकोसिस्टम। फिर बच्चे 10 सितंबर को मॉर्निंग शिफ्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पेरिसेबल फूड। इनमें से कौन सा ऐसा भोजन है जो जल्दी खराब नहीं होता, बच्चा बच्चा जानता सर, पल्सेस यानी दालें उनको कहा जाएगा। इसके बाद सर द डिकम्पोजिशन ऑफ गैसियस अमोनिया ऑन हॉट प्लेटिनम सरफेस। ये मेरे भाई मेरे पास में प्लेटिनम सरफेस है, इसके ऊपर NH3 अमोनिया गैस का क्या हो गया सर, डिकम्पोजिशन हो गया, और अमोनिया गैस जो होती मेरे भाई डिकम्पोज होकर के इस सरफेस के ऊपर क्या होती है, इस सरफेस के ऊपर चिपक जाती है मेरे भाई, और ये जो सरफेस होता है ना ये अमोनिया से ढक जाता है, मतलब ये सरफेस ढक गया, अब ऊपर से और अमोनिया आएगी, तो अमोनिया कितनी भी आती रहे यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन होगी उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। मतलब अमोनिया की मात्रा अगर बढ़ती रहे चाहे घटती रहे, एक बार ये सरफेस जब यहाँ पे कवर हो गया ना मेरे भाई, एक बार जब ये सरफेस को ढक दिया गया है तो फिर सर यहाँ पर जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि भाई अमोनिया डिकम्पोज होगी, ठीक है, ये अभिक्रिया बताओ कौन से ऑर्डर की अभिक्रिया है। भाई आप सभी ने पढ़ा है ना केमिकल रिएक्शन के बारे में कि भाई 0 ऑर्डर रिएक्शन है, या ये रासायनिक अभिक्रिया फर्स्ट ऑर्डर की है,
या ये रासायनिक अभिक्रिया सेकंड ऑर्डर की है, या फिर ये रासायनिक अभिक्रिया थर्ड ऑर्डर की। आपसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा है मेरे भाई, ध्यान रखना ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं, और डेफिनेटली आपका 2025 के अंदर भी एसएससी एग्जाम दोगे तो यहां से क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस है। मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से ये है। देखो मेरे भाई, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की जो स्पीड है ना, उसको हम बोलते हैं रेट। अगर ये डिपेंड करे किस पे, ये डिपेंड करे मेरे भाई, अगर रिएक्टेंट मतलब जो अभिकारक है, जैसे सपोज करो आपके पास में ये ए है सर, और ए से क्या बन रहा है बी, तो ये तो रिएक्टेंट बोला जाता है, ये प्रोडक्ट बोला जाता है। तो रिएक्टेंट की पावर 0 के अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, रिएक्टेंट की पावर 0 का मतलब अगर रासायनिक अभिक्रिया इस रिएक्टेंट की मात्रा पे, इसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही ना करे, उसको बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया की स्पीड, ये जो आपका रिएक्टेंट है, इसकी कंसंट्रेशन की पावर मतलब इसकी मात्रा की पावर 1 पे डिपेंड करे, 1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, उसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया की स्पीड इसकी पावर 2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, उसको बोलते हैं सेकंड ऑर्डर। 3 के हो तो आपका टर्शियरी ऑर्डर की बोल सकते हो, थर्ड ऑर्डर की बोल सकते हो। तो यानी कि सर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम कैसे डिसाइड करते हैं, अगर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की स्पीड जो रिएक्टेंट है, जो अभिकारक है, उसकी पावर 0 पे डिपेंड करे, मतलब उस पर डिपेंड ही ना करे, 0 का मतलब यही है, तो फर्स्ट ऑर्डर, उसकी पावर 1 पे डिपेंड करे, सेकंड ऑर्डर। बाकी बच्चे देखिए ये कंसेप्ट कम से कम 3 घंटे का कंसेप्ट है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वाला। गहराई से पढ़ना होता तो कंसेप्ट के माध्यम से आप पढ़ सकते हो। यहाँ जस्ट मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा, आपको PYQ की फॉर्म में बता दिया। यहां आपको बोला कि अमोनिया डिकम्पोज होगी, मैंने बोला एक बार अमोनिया यहां पर आकर के अगर डिकम्पोज होगी तो इसके सरफेस पे अमोनिया चिपक गई। अब अमोनिया की मात्रा बढ़े या घटे, मतलब अमोनिया यानी रिएक्टेंट की मात्रा बढ़े चाहे घटे, रासायनिक अभिक्रिया पे कोई असर नहीं पड़ रहा मेरे भाई। जब नहीं पड़ रहा है तो सर कौन से ऑर्डर की हुई, जीरो। कौन से ऑर्डर की रिएक्शन हुई, जीरो ऑर्डर की। तो मेरे भाई जो यहां पूछे जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। इसके बाद सर अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड एज एवीज। इनमें से बर्ड का एग्जाम्पल कौन सा है, यानी सॉरी आपसे पूछा एवीज, वही पक्षियों का एग्जाम्पल कौन सा। देखो तो एवीज के अंतर्गत हम किसको बोलते हैं, एवीज जो नाम है वो किसका होता है, वो बर्ड्स का होता है मेरे पास। जितने भी पक्षी हैं उनको हम, उनकी जो कैटेगरी होती है उसको एवीज के अंतर्गत रखते हैं। CGL 12 सितंबर की मॉर्निंग शिफ्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि माइक्रोब्स लाइक राइजोबियम, नाइट्रोसोमोनाज, नाइट्रोबैक्टर आर यूज्ड फॉर, किस लिए उपयोग किए जाते हैं मेरे भाई, तो इनका उपयोग होता है नाइट्रोजन साइकिल में। नाइट्रोजन साइकिल का मतलब क्या होता है बच्चे, कि जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन है उसको मिट्टी में मिला दो, मिट्टी से प्लांट में, प्लांट से हम खाएंगे, हमारे डिकम्पोजिशन से फिर से एनवायरनमेंट में। ये नाइट्रोजन साइकिल होती है बच्चे। तो इसके अंतर्गत इंपॉर्टेंट रोल कौन निभाता है, ये जो माइक्रोब्स हैं, ये तीनों के तीनों बैक्टीरिया के एग्जाम्पल है बच्चे, इनके द्वारा निभाया जाता है। तो आंसर आ जाएगा आपका ए वाला। इसके बाद एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, द ऑर्गेनिजम्स दैट डू नॉट हैव ए डिफाइंड न्यूक्लियस। भाई इतने से ही बात बन जाएगी, ऐसे जीव का नाम बताओ जिसमें पूरी तरह से विकसित नाभिक नहीं होता है। ये तो मेरे भाई मोनेरा यानी बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं उन्हीं के अंदर ऐसा होता है। इसके बाद सर CGL 12 सितंबर को मॉर्निंग शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, ए जेवलिन थ्रो बाय एन एथलीट इज इन मोशन। यानी कि जेवलिन थ्रो कोई एथलीट करता है मेरे भाई, तो उसका जो थ्रो है, जो स्टिक है, जो लकड़ी है, वो कैसा मोशन करती है, स्ट्रेट लाइन में करती है, ऑसिलेटरी मोशन करती है, पीरियोडिक मोशन करती है, रेक्टिलिनियर करती है, या कर्वीलिनियर। कर्व यानी ऐसी लाइनें जो कर्व हैं, जो मुड़ी हुई हैं, क्योंकि वो हमेशा ऐसी कर्व में जाती है मेरे भाई। तो सही आंसर होगा सर आपका डी वाला। इसके बाद बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है मेरे भाई, ऐसे क्वेश्चन हमेशा अब आपको आगे एसएससी CGL के अंदर देखने को मिलेंगे। कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2S2O7। देखिए मेरे भाई H2S2O7 है, इसके अंतर्गत सल्फर के ऑक्सीडेशन नंबर। मेरे भाई ऑक्सीडेशन नंबर याद करने के लिए 10 रूल होते हैं। 10 रूल अगर आपको याद हैं तो डेफिनेटली आप किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो। यहां देखिए
हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर आपको हमेशा याद करना पड़ता फॉर्मूले के रूप में। यहां पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा सर 1। कितने हाइड्रोजन हैं 2, तो 2 कर दीजिए। S सल्फर का निकालना, X मान लो कितने सल्फर हैं 2। उसके बाद ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2, कितने हैं 7, तो 7 कर लीजिए। और इज इक्वल टू हमेशा 0 रखते हैं, अगर इसके ऊपर कोई स्पेसिफिक चार्ज नहीं लिखा हुआ तो हमेशा इक्वल टू 0 के रखते हैं मेरे भाई। निकाल दो सर, 2 एकम 2, 2x का 2x, 7 दूनी 14, माइनस के 14 प्लस के 2, माइनस के 12 उधर जाएंगे, इधर बचेंगे 2x। x के मल्टीप्लाई में 2 है, भाग में जाएगा, 2 6 के 12 मेरे भाई, इधर जाके प्लस का हो गया था ये, तो प्लस का 6 आएगा आपका आंसर। ओके सर। इसके बाद बच्चे सीजीएल को 18 सितंबर में क्वेश्चन पूछा गया था इवनिंग शिफ्ट में, आइडेंटिफाई अ स्पाइरल शेप बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आपके 4 प्रकार के होते हैं शेप के आधार पे। एक होते हैं मेरे भाई स्पाइरल शेप में, और वही आपसे पूछा है, उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है स्पाइरलम। एक होते हैं रोड, लकड़ी छड़ी के जैसे होते हैं। एक होते हैं गोल, जिनको ये बोलते हैं। एक होते हैं कोमा, होता है ना इंग्लिश में कोमा, एक उसके जैसे, उनको विब्रियो कहा जाता है। ठीक है, बेसिलस मतलब छड़ के जैसे, रोड के जैसे, स्पाइरलम मतलब स्पाइरल होते हैं सांप के जैसे। इसके बाद बच्चे क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू रेटिकुलेट विनेशन। देखो विनेशन या सिरा विन्यास का मतलब होता है बच्चे, जो आपके पास में सर लीफ होती है ना, जो पत्तियां होती हैं, उन पत्तियों के अंदर आपने कई बार देखा होगा ऐसे ऐसे कुछ नलिकाएं, ऐसे कुछ ट्यूब्स निकली हुई दिखती है, इनको बोलते हैं विंस, यानी सिरा बोलते हैं बच्चे। तो ये सिराओं का जो पैटर्न होता है ना, सिराओं के 2 पैटर्न हो सकते हैं, या तो ये सिराएं आपका ऐसे ऐसे जाल बनाती हुई दिखेंगी, आपको ऐसे नेटवर्क बनाती हुई दिखेंगी, या फिर मेरे भाई एक ऐसा भी पैटर्न हो सकता है कि आपको ये सिराएं है ना ऐसे पैरेलल में दिखेंगे, ऐसे पैरेलल, ऐसे समांतर दिखेंगी। तो रेटिकुलेट मतलब ऐसी पत्तियां जिनके अंदर जाल बना होता है। आपसे पूछा कि इन 4 में से रेटिकुलेट कौन सा नहीं है। मेरे भाई 2 प्रकार के प्लांट होते हैं, एक मोनोकोट होते हैं, एक डाइकोट होते हैं। मोनोकोट जो होते हैं ना, उनके अंदर हमेशा ये पैरेलल वाली पत्तियां पाई जाती हैं, डाइकोट में रेटिकुलेट वाली। इनमें से देखो मुझे सिर्फ मक्का दिख रहा है जो कि मोनोकोट है, जो कि एक बीजपत्री प्लांट है। तो सही आंसर भी कौन सा आ जाएगा मेरे भाई, मक्का आ जाएगा। मक्का में रेटिकुलेट नहीं होता, ये पैरेलल वाला होता है। इसके बाद एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, कुछ एजेंट के नाम लिख रखे हैं और एक जगह पे उनसे होने वाली बीमारियां दे रखी हैं। तो बताइए बच्चे, देखो सबसे पहला है मलेरिया। मलेरिया किससे होता है, प्लाज्मोडियम। हर बच्चा जानता है सर मलेरिया प्लाज्मोडियम। अच्छा, उसके बाद देखो कोलेरा। कोलेरा होता है विब्रियो, विब्रियो मेरे भाई। टाइफाइड, ये साल्मोनेला देखो कहाँ पे, ये रहा। और सर डायरिया रोटा वायरस, ये आप बोल सकते हो जिसको। तो सर ये मिला दी हमने, अब ऑप्शन आप लोग चेक कर लीजिएगा कौन सा क्या है। इसके बाद बच्चे आपसे 18 सितंबर को इवनिंग शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल कौन सा है। वैसे तो मोनो एटॉमिक जो होता है उसको मॉलिक्यूल नहीं बोल सकते, वो एटम ही होता है हमारा। तो ये कमीशन ने आपको गलत लिख के दिया। मोनो एटॉमिक मतलब एक ही एटम से जो बना मेरे भाई। कार्बन मोनोऑक्साइड में तो 2 एटम हो गए, ऑक्सीजन में 2 होते हैं, हीलियम, हीलियम आपका अकेला होता है बच्चे। हो गया आंसर आपका सही वाला। इसके बाद बच्चे 18 सितंबर को इवनिंग शिफ्ट में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन क्विक लाइम रिएक्ट विद वाटर। क्विक लाइम यानी बिना बुझा चूना जब वाटर के साथ अभिक्रिया करता है मेरे भाई, तो क्या बनता है, CaOH2 बनता है मेरे भाई। ये रहा आपके पास में सी वाला ऑप्शन, यही आपका सही आंसर हो जाएगा सर। इसके बाद सर सीजीएल के अंदर 17 सितंबर की मॉर्निंग शिफ्ट में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, कैलोरीमीटर इज अ स्मॉल कंटेनर मेड ऑफ ए थिन शीट ऑफ डैश विद गुड थर्मल कंडक्टिविटी। कैलोरीमीटर बच्चे एक हीट को मेजरमेंट करने के लिए एक यंत्र होता है जो कि कॉपर से बनता है। यही पूछा है किससे बना है, कॉपर से बना है। निकलो अगले क्वेश्चन पे, अभी हम एमसीक्यू को एनालाइज करना हमारा मेन पर्पज है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज गेट रिलीज्ड व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद मैग्नीशियम। भाई एसिड अम्ल की अभिक्रिया मैग्नीशियम यानी मेटल धातु के साथ होती है तो कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस। बात खत्म। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। विच सेट ऑफ डिजीज आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के कारण होने वाली बीमारियां कौन सी मेरे भाई, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां याद करनी है। जीवन भर एक ट्रिक को याद रखना बच्चे। क्या याद रखोगे, चलिए याद रखना, परमानेंट दिल आया
CGL पे तुम सब टाइम पास थे, तुम सब टाइम पास थे। हमेशा याद रखना इस बात को, ये ट्रिक है बच्चे, इस ट्रिक से आपको बैक्टीरिया से होने वाली दुनिया की सारी बीमारियां याद हो जाएंगी। परमानेंट से पर्ट्यूसिस, दिल से डिप्थीरिया, आया से एंथ्रेक्स, सी से कोलेरा, जी से गोनोरिया, एल से लेप्रोसी, पी से निमोनिया, तुम से ट्यूबरकुलोसिस, सिप से सिफिलिस, टाइम से टाइफाइड, पास से प्लेग और टी से टिटनेस। तो याद करने के लिए बच्चे इस बात को याद रखिएगा। अब देख लो सर हमारे पास कौन सी आती हैं, ये रहा सर बी वाला ऑप्शन, देख लीजिए हमारी ट्रिक के अंदर भी आता है। दैट्स इट, एक ही झटके में सारे याद। एन ऑर्गेनिक रिएक्शन यूज टू कन्वर्ट एन एराइल डाइजोनियम, एक केमिकल है एराइल डाइजोनियम साल्ट है बच्चे, इसको एराइल हैलाइड में कन्वर्ट करते हैं और कॉपर को कैटलिस्ट के रूप में यूज करते हैं। उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है सेंडमेयर्स रिएक्शन कहा जाता है मेरे भाई, याद रखना। इसके बाद बोल रहा है सर 5S का मीनिंग क्या है। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन का मतलब अप्रत्यक्ष रूप से बीमारियां हमारे तक पहुंचते हैं, उसके 5 कारण हैं जिसको हम 5S से शो करते हैं। तो 5 कारण कौन से हैं, तो 5 कारण मेरे भाई देखिए जरा, वो है सर फ्लाइज, मक्खियां वगैरह, फिंगर हमारी उंगलियों के द्वारा, फोमाइट्स ऐसे नॉन लिविंग चीजें होती हैं, जैसे हमारे दरवाजे का हैंडल हो गया, उसके माध्यम से बीमारियां पहुंच जाती हैं। फूड, भोजन के माध्यम से, फ्लूइड यानी जो तरल पदार्थ हम पीते हैं। ये 5 ऐसे माध्यम होते हैं जिनसे अप्रत्यक्ष रूप से बीमारियां फैलाने वाले जीव हमारी बॉडी तक आते हैं। इसके बाद ऐसा दोनों को मैच करना है, एग्जाम्पल दे रखे हैं और यहाँ पर वो कौन सी कैटेगरी में पड़ता है वो आपसे पूछा है। देखो सबसे आसान मेरे भाई यहाँ पे क्या है, प्लेटी हेलमिन्थी होते हैं ना, इनको टेप वॉर्म भी कहा जाता है, आप सबने पढ़ा होगा। तो सर 4th वाले का आएगा ए में, 4th वाले का ए देख लो कौन से ऑप्शन में है, एक ही ऑप्शन में है, तो लगा दो आंसर, सोचना ही क्या मेरे भाई, है ना, 4th का ए इसी में है। दैट्स इट, अगले अपने आप मैच है। Which of the following gases emits red light when electricity is passed through it? विद्युत अगर हम प्रवाहित करते हैं तो कौन सी गैस लाल प्रकाश उत्पन्न करती है मेरे भाई, वो आ जाएगा आपका नियोन गैस, नियोन गैस। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट। जिंक मतलब मेटल, ये एसिड है, मेटल के साथ एसिड रिएक्ट करती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है और बनेगा क्या, जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट कहाँ पे, ये रहा सर ए वाले में। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, डैश लीव्स आर यूज टू मेक बीडीज। बीड़ी बनाने के लिए किस पौधे के पत्तियों का यूज होता है, तेंदू। डी आंसर आपका आ जाएगा सर। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ सर, CGL 25 सितंबर मॉर्निंग शिफ्ट में आपसे पूछा था, विच एसेंशियल अमीनो एसिड एनहेंस कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। कौन सा अमीनो एसिड है जो हमारी बॉडी में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है और एक और महत्वपूर्ण रोल निभाता है किसमें, हमारी स्किन के अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है कोलेजन प्रोटीन, उसको बनाने में सहायक है। तो वो होता है मेरे भाई लाइसिन नाम का अमीनो एसिड होता है, याद रखिएगा। 45 पे आ जाओ, अकॉर्डिंग टू मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी बनाई थी उसके हिसाब से इक्का सिलिकॉन जो एलिमेंट है ना, उससे उसकी एटॉमिक मास, सॉरी आपसे ये पूछा है कि इक्का एल्यूमिनियम है उसको किससे रिप्लेस किया गया था। देखो भाई मेंडलीफ ने अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई थी तो उसने एक खाली जगह छोड़ी थी, उसने कहा था अभी इसका नाम तो नहीं पता लेकिन यहाँ पर एक नए एलिमेंट की खोज होने वाली है और बोला जो भविष्य में खोज होएगी उसकी तो यहाँ पे भर देना। ऐसा ही हुआ, उसने तब उसको इक्का सिलिकॉन नाम दिया था, खोज होने के बाद उसको क्या नाम दिया गया आपसे ये पूछा है, तो उसका नाम था जर्मेनियम। जर्मेनियम को खोज होने से पहले किस नाम से पुकारा जाता था, इक्का सिलिकॉन। अगला क्वेश्चन है बच्चे, नेम अ कॉमन इलेक्ट्रोलाइट डिसऑर्डर दैट अकर्स व्हेन द अमाउंट ऑफ सोडियम इन योर ब्लड बिकम अबनॉर्मल लो। जब सोडियम की मात्रा हमारी बॉडी में कम हो जाती है तो कौन सी बीमारी होती है, उसको बोलते हैं हाइपोनेट्रेमिया कहा जाता है मेरे भाई। एक 13 सितंबर को मॉर्निंग शिफ्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग टू क्वांटिटी हैव द सेम डायमेंशंस। सेम डायमेंशनल फॉर्मूला तभी होता है मेरे भाई जब किसी भी क्वांटिटी के अंदर फॉर्मूले के अंदर सेम क्वांटिटियां हो। देखो वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट यानी बल गुना में विस्थापन, विस्थापन क्या है, एक दूरी है। टॉर्क, टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लो भाई बन गई बात, देखो ये भी एक दूरी है, ये भी एक दूरी, ये भी फोर्स, ये भी फोर्स, बन गई बात। तो डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम होगा। अगर किसी का वैसे फॉर्मूला सेम है तो सर विमीय सूत्र भी सेम होता है।
ए आंसर आपको लगा देना है। इसके बाद है सर विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैन मेड इकोसिस्टम, मतलब ऐसा इकोसिस्टम, ऐसे जीव, लिविंग नॉन लिविंग का जो पूरा सिस्टम है जो हमने बनाया है, नेचर ने नहीं बनाया, तो सर वो होता है एक्वेरियम, जिसके अंदर मछलियां हम लोग अपने घर में रखते हैं, प्रकृति नहीं बनाती, हम बनाते हैं। इसके बाद बच्चे 13 सितंबर की मॉर्निंग शिफ्ट में क्वेश्चन आपके पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टू बेसिक कैटेगरी ऑफ एन इकोसिस्टम, यानी इकोसिस्टम कई प्रकार का हो सकता है पानी वाला इकोसिस्टम हो सकता है मरुस्थलीय इकोसिस्टम हो सकता है कि हमारा स्थल वाला इकोसिस्टम हो, कई प्रकार के हो सकते हैं सर। तो यहाँ पर आपसे टाइप पूछा सबसे इंपॉर्टेंट, तो मेरे भाई ये देखो टेरेस्ट्रियल, देखो ये जो डेजर्ट वाला इकोसिस्टम है, मरुस्थल वाला या फिर आपका फॉरेस्ट वाला, ये सारे के सारे टेरेस्ट्रियल मतलब स्थल भाग पे ही तो होते हैं। तो बड़े स्तर पे देखें तो टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक, यानी एक जलीय एक स्थलीय, दो प्रकार के होते हैं। ये आंसर भी आपका आ जाएगा। विच पॉली एटॉमिक आयनिक कंपाउंड, इसने कहा भाई कई एटम से बना हुआ एक आयनिक कंपाउंड होता है जो व्हाइट कलर का होता है, क्रिस्टलीय पाउडर होता है, और उसका उपयोग आग बुझाने में भी करते हैं और एसिड और बेस को न्यूट्रल करने के लिए भी करते हैं। उसका नाम तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, बच्चा जानता, बहुत पुराना क्वेश्चन है, आप भी कर चुके होंगे। इसके बाद है द वेरिएशन बिटवीन ए हाई एयर टेम्परेचर, भाई हमारे आसपास की एयर का एक दिन में जो हाईएस्ट टेम्परेचर जाता है, जो लोवेस्ट जाता है, उसके डिफरेंस को क्या कहा जाता है मेरे भाई, उसको कहते हैं डायurnal कहा जाता है। बात खत्म, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। सीजीएल 19 सितंबर 2024 में आफ्टरनून शिफ्ट में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, फॉर ए केमिकल रिएक्शन with rise in temperature by 10 डिग्री सेल्सियस द रेट कांस्टेंट बिकम नियरली। इसने बोला मेरे भाई अगर हम टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया की जो रेट है वो लगभग कितने गुना हो जाती है। मेरे भाई याद रखना, ऐसा हमें बताया गया है, आपने डिफरेंशिएशन लॉ जो दिया गया था हमें, उस नियम ने बताया था कि हर लगभग सभी अभिक्रियाओं में 10 डिग्री के साथ में लगभग डबल हो जाती किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर। तो ए आंसर आ जाएगा सर। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। 19 सितंबर आफ्टरनून शिफ्ट में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। दो प्रकार के सेल होते हैं, बहुत कम डेवलप जीव हैं तो प्रोकैरियोटिक, बहुत ज्यादा डेवलप हैं तो यूकैरियोटिक। तो सबसे कम डेवलप कौन होता है? बैक्टीरिया। आंसर आ जाएगा डी, उसी में होती है प्रोकैरियोटिक सेल। एज पर मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास ऑफ इक्का एल्यूमिनियम। देखो मेरे भाई मेंडलीफ ने 2 डिब्बे खाली छोड़े थे अपने पीरियोडिक टेबल में। एक तो डिब्बा था जो एल्यूमिनियम के नीचे था और एक डिब्बा था जो सिलिकॉन के नीचे था। एल्यूमिनियम के नीचे वाला डिब्बा जो था ना, जब तक इसकी खोज नहीं तब तक बोला इक्का एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के नीचे वाला, और इसको नाम दिया था इक्का सिलिकॉन। बाद में जो की खोज होके क्या बना था? जर्मेनियम। पीछे अभी क्वेश्चन आया था ऐसे ही एल्यूमिनियम के बारे में। एल्यूमिनियम के नीचे कौन आया था मेरे भाई? वो आया था गैलियम। तो आपसे पूछा कि पहले जिसको इक्का एल्यूमिनियम कहा गया था, बाद में जिसकी खोज हुई थी उसका मास कितना था? तो मेरे भाई गैलियम का मास होता है 68। 12 सितंबर इवनिंग शिफ्ट में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भाई जो एंटोनी लेवोइजियर है ना, उन्होंने केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन 1789 में क्या योगदान दिया था? तो मेरे भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया था। बच्चा जानता है सर, यही आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सर, जो हमारी इलेक्ट्रिक आयरन होती है, विद्युत इस्त्री होती है, उसमें एक फ्यूज का तार लगाया जाता है ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो। वो कितने एम्पियर का होता है मेरे भाई? 5 एम्पियर का लगाया जाता है। इसके बाद मेरे भाई एक 12 सितंबर को इवनिंग शिफ्ट में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, द ग्रोथ फॉर्म ऑफ ए प्लांट कंप्राइजेज इट्स साइज शेप। जो किसी भी पौधे के अंदर ग्रोथ करने के लिए जितनी भी क्वांटिटियां होती है ना, शेप साइज वगैरह, उनके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं मेरे भाई। उसको क्या कहा जाता है सर? उसको बोलते हैं हैबिट के नाम से जाना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा फाइलम का एग्जांपल बच्चे हमारे पास में जितने भी इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, बिना रीढ़ की हड्डी वाले, इनमें कई सारी सब कैटेगरियां आती हैं जिनको हम फाइलम बोलते हैं मेरे भाई। तो फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत इनमें से कौन सा जीव आता है? इसमें आते हैं आपके मच्छर वगैरह हो गए, मक्खियां हो गई, इंसेक्ट वगैरह। तो इंसेक्ट का एग्जाम्पल यहाँ पे बटरफ्लाई आपको दिख रहा है, यही आंसर होगा। और मैं बता देता हूँ बच्चे, मैं क्वेश्चनों को इस सेशन के अंदर बहुत एक्सटेंड तक एक्सप्लेन करना मेरा उद्देश्य नहीं है।
मेरा उद्देश्य है बहुत कम से कम समय में मैं आपको ये बता सकूं कि अभी पिछले वर्ष आपके सीजीएल में साइंस के एमसीक्यू किस लेवल तक पूछे गए थे। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको कि एक क्विक सेशन के अंदर एक्सप्लेन करना उतना आसान नहीं है, लेकिन अपनी तरफ से आपको बाई चांस ऐसा अनुमान भी हो जाए कि लेवल क्या है क्वेश्चन का, और कुछ समझ में भी आ जाए, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। बाकी अगर आपका एक्सपेक्टेशन बहुत विस्तार से पढ़ने की बच्चे, उसके लिए फिर अपने लॉन्ग सेशन लगते हैं, आप उन सेशन के अंदर ये सारे क्वेश्चन को देख सकते हैं। और जिन बच्चों ने पिछला 2024 वाला साइंस स्पेशल बैच पढ़ा है तो वो सारे के सारे बच्चे मोस्टली क्वेश्चन इनमें से बच्चे, देखो 100% तो नहीं कहूंगा सर, बट मोर देन 90 से 95% के आसपास क्वेश्चन आप लोग उस बैच में डिटेल में पढ़ चुके होंगे। समथिंग 125 घंटे के आसपास हमने साइंस पढ़ी थी वहां पे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, 1 सितंबर को, ये 19 सितंबर मॉर्निंग शिफ्ट में आया था आपके पास में, विच 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट, कौन से जो रसायन शास्त्री हैं जिन्होंने पेरोक्साइड इफेक्ट को क्या किया था मेरे भाई, बताया था। तो देखो यार सही आंसर तो इसका होगा, ये ए वाला आंसर आपका सही होगा। 2 वैज्ञानिक थे। पहले मैं आपको बता दूं पेरोक्साइड इफेक्ट क्या होता है। देखो भाई जो भी कभी हाइड्रोकार्बन होता है ना, हाइड्रोकार्बन के अंदर हम बाहर से कोई कंपाउंड जोड़ते हैं तो हाइड्रोजन भाग भाग के कहाँ जुड़ते हैं, ये उधर जुड़ते हैं जहां पे कार्बन की संख्या ज्यादा हो। लेकिन अगर वहीं पर आप हाइड्रोजन या कोई भी पेरोक्साइड डाल दो, अगर आप पेरोक्साइड डाल दोगे ना तो अब ये हाइड्रोजन क्या करेंगे, अब ये जाकर के कार्बन के साथ में उधर जुड़ेंगे जहां पे कम कार्बन है। इसी को कहा जाता है पेरोक्साइड इफेक्ट मेरे भाई। बहुत डीप में नहीं बताऊंगा, एक अनुमान दे दिया, इसके बारे में बताया किसने था, ए आंसर आपका रहेगा। 19 सितंबर को मॉर्निंग शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी की यूनिट जूल होती है, कैलोरी होती है, न्यूटन नहीं होती है, तो सी आंसर आ जाएगा। 19 सितंबर को मॉर्निंग शिफ्ट में बच्चे क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ टिटनस। टिटनस का दूसरा नाम क्या है, सारी बात छोड़ दो, सब बच्चे जानते हैं, लोकजा। लोकजा, जबड़े बिल्कुल लोक हो जाते हैं सर इसमें, इसीलिए उसी के नाम पे नाम भी रखा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू नीम। नीम से संबंधित कौन सी बात सही है। देखो मेरे भाई जो लीफ, जो पत्तियां होती है ना, उन पत्तियों की अरेंजमेंट हर प्लांट में अलग अलग होती है। तो नीम के अंदर जो पत्तियों की अरेंजमेंट होती है उसको क्या नाम दिया जाता है मेरे भाई। नीम के अंदर कैसी होती है सर, नीम में जो पत्तियां होती ना, समथिंग आप ऐसे देखते हो है ना, तो ऐसी जो पत्तियां होती उसको क्या कहा जाता है मेरे भाई, उसको बोलते हैं सर पिन्ना टेली। पिन्ना टेली। पपीते के अंदर कैसी होती हैं, एक ही जगह पे ऐसी बहुत सारी होती है ना, उनको बोलते हैं पल्मा टेली। तो बेटा नीम के अंदर कैसी होंगी, ऐसी, इनको पिन्ना टेली अरेंजमेंट कहा जाता है। इसके बाद 23 सितंबर को मॉर्निंग शिफ्ट में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ए केमिकल रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस। यानी रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो जो भी आपके पास केमिकल रिएक्ट कर रहा है, अभिक्रिया कर रहा है, उसकी पावर 1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। मैंने कहा था ना पावर 0 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो 0 ऑर्डर, 1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो फर्स्ट ऑर्डर। देखो ये क्वेश्चन आपका 2 अलग अलग सेट में आया था एक ही बार में। Name the phenomenon where an opaque object on the path of light become very small and when light has a tendency to bend। भाई जहां भी बेंड करने की बात आ जाए, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर लाइट पड़ के अगर बेंड हो जाए, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन, इसको कहते हैं विवर्तन। इसके बाद बच्चे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू बेस्ड ऑन द रिएक्शन। 4NH3 5O2 4NO 6H2O। तो 4 में से ऑप्शन बताओ। नाइट्रोजन गैस गेट्स ऑक्सीडाइज, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ है। ऑक्सीडेशन का मतलब या तो ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना। तो देखो नाइट्रोजन में से हाइड्रोजन तो निकले हैं सर, ये बात तो सही है यार। ऑक्सीजन गेट ऑक्सीडाइज नहीं भाई, नाइट्रोजन गैस रिड्यूस। भैया आपने जब एक बार ऑक्सीडाइज बोल दिया तो रिड्यूस क्यों होगा। ऑक्सीजन गेट रिड्यूस्ड, यानी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के देखो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है ये ऑक्सीजन है सर, इसके साथ में हाइड्रोजन आके जुड़ गया तो ये रिडक्शन होगा, फिर से डी वाला आंसर आ जाएगा। और जो मैं आपको बातें समझा रहा हूं ना मेरे भाई, अगर आपको कंसेप्ट आते हैं तो आपको समझ में आ जाएंगे, नहीं आते हैं तो अनुमान लगा लीजिए कि आपको कितनी गहराई तक आपको पढ़ना है इन सारे की सारी चीजों को। ओके सर। इसके बाद बच्चे
13 सितंबर को इवनिंग शिफ्ट में आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ करंट। करंट की एसआई मात्रक क्या होता है सर? एसआई मात्रक होता है एम्पीयर, इसके अंदर आएगा। इसके बाद बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी को दिया गया है, फिल्ट्रेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट इन ह्यूमन्स हैपन्स इन द किडनी, देयर इज ए लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट प्रेजेंट। देखो क्वेश्चन को वैसे ही बड़ा बना रखा, लेकिन सिंपल सा क्वेश्चन का मतलब बच्चे इतना सा ही है कि भाई हमारे किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन करने वाली यूनिट को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बच्चे नेफ्रॉन। चलिए बच्चे, इसके बाद 18 सितंबर को आफ्टरनून शिफ्ट में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, विच नंबर इज कॉल्ड एवोगैड्रोज कांस्टेंट नेम्ड आफ्टर द 19th सेंचुरी साइंटिस्ट एमेडियो एवोगाड्रो। इनमें से किसको एवोगाड्रो नंबर कहा जाता है? इतना सा पूछा, 6.022 × 10⁻23, सीधा सा ए आंसर आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, विच ब्रांच ऑफ इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी कौन सी ऐसी शाखा है जिसके अंदर हम लोग किसको पढ़ते हैं? एंशिएंट एनवायरनमेंट, प्राचीन पर्यावरण को और उसके संबंधों को पढ़ते हैं, पौधों के साथ, जंतुओं के साथ, उसको कहते हैं पैलियो इकोलॉजी। मेरे भाई आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हु डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ कंबस्टन एज ए केमिकल रिएक्शन विद ऑक्सीजन इन 18th सेंचुरी दैट एक्सक्लूडेड फ्लोगिस्टन थ्योरी। देखो मेरे भाई, आग जलने के बारे में पहले एक जो थ्योरी थी ना, उसको कहते थे फ्लोगिस्टन थ्योरी। फ्लोगिस्टन थ्योरी ने ये कहा था कि दुनिया में हर चीज के अंदर या बहुत सारी चीजों के अंदर एक है ना, एक मटेरियल होता है जिसको फ्लोगिस्टन कहते हैं। जब भी कोई चीज जलती है ना तो फ्लोगिस्टन बाहर आता है। लेकिन बाद में मेरे भाई एंटोनी लेवोइजियर ने कहा, बोला नहीं नहीं, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होने के कारण क्या होता है, कोई भी चीज जलती है। तो इस पुरानी थ्योरी को हटा के इन्होंने नई थ्योरी दी थी, मेरे भाई याद रखना। इसके बाद सितंबर को इवनिंग शिफ्ट में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, व्हाट डू यू मीन बाय एलन्स रूल। देखो बच्चे, एलन रूल का मतलब ये होता है कि एक बात आपको बताई गई थी कि भाई जो जीव ज़्यादा ठंड वाले क्षेत्र में रहते हैं उनके कान वगैरह, उनकी बॉडी के पार्ट थोड़े से छोटे होते हैं ताकि हीट लॉस को कम किया जा सके। यही आपका एलन रूल होता है मेरे भाई, ए आंसर इसका आ जाएगा। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आया था, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था, वहां पे जो गोल्ड की एक लेयर ली थी, एक सरफेस लिया था, उसमें कितने एटम थे? लगभग 500 एटम का सरफेस लिया था मेरे भाई। इसके बाद, हाउ लॉन्ग विल अ साउंड वेव टेक टू ट्रेवल 1.5 किलोमीटर। यानी कि आपसे पूछा ध्वनि की जो तरंग है वो 1.5 किलोमीटर मतलब 1500 मीटर जाने में कितना टाइम लेगी, और उसकी फ्रीक्वेंसी यानी न्यू की वैल्यू कितनी है? 5 किलो हर्ट्ज। हर्ट्ज में लिखते हैं 5000 हर्ट्ज है मेरे भाई। और वेवलेंथ कितनी है? 6 सेंटीमीटर। वेवलेंथ सेंटीमीटर में नहीं, मीटर में लिखी जाती है, 0.06 मीटर। मैंने कन्वर्ट करके लिख लिया। मुझसे टाइम पूछा मेरे भाई, टाइम तब आएगा जब डिस्टेंस, टाइम कब आएगा? जब डिस्टेंस हो और डिस्टेंस के साथ में स्पीड हो। तो स्पीड निकाल सकते हैं, एक रिलेशन आपने सुना होगा, v = न्यू इंटू में लेमडा। तो स्पीड यानी वेलोसिटी निकालने का यही तरीका होता है। तो ये मेरे भाई आपके पास हो गया 5000, ये 6/100 लिख दूं, इसको मैं लिख दिया, 2 0 से 2 0, 6 5 30, 300 आ गया क्या? वेलोसिटी। टाइम निकालना मेरे भाई, टाइम कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी। ये लो, इसके बटे में 300 कट गया, 3 5 15, 5 सेकंड आ गया मेरे भाई। सी आंसर आ जाएगा सर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रीजन फॉर द सिमिलर साइज ऑफ द वस्कुलर बंडल इन मोनोकोट लीफ। मोनोकोट पत्तियों में जो संवहनी बंडल के समान आकार का क्या कारण है? देखो मेरे भाई, पत्तियां जो होती हैं उसके अंदर वस्कुलर बंडल यानी जाइलम, फ्लोएम या उसके फर्दर छोटे पार्ट आपको जरूर मिलेंगे जिनसे जल वगैरह का संवहन होता है। तो आपसे पूछा है कि भाई सिमिलर साइज के वस्कुलर बंडल यानी जाइलम, फ्लोएम जो होते हैं वो जिन जिन कोशिकाओं से, जिन जिन ट्यूब से मिलकर बनते हैं, उनका सिमिलर साइज होने का क्या कारण है? क्योंकि मेरे भाई देखो, कोई पत्ती होगी ना मेरे भाई, उस पत्ती के अंदर अगर ऐसे नेटवर्क बनेगा तो नेटवर्क में कोई छोटी ट्यूब्स होंगी,
कोई बड़ी ट्यूब होंगी, लेकिन अगर ये पत्ती ऐसे होती, ये ऐसे पैरेलल में होती, ऐसे पैरेलल में होती, अगर पत्ती के अंदर जो ये ट्यूब्स है ना ये पैरेलल में होती तो सारी की सारी समान साइज की हो सकती थी। तो मेरे भाई इसका कारण क्या? पैरेलल विनेशन। इसका मतलब है कि जो पत्ती होती है उसमें समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है। मेरे भाई मैं एक्सपेक्टेशन करता हूँ विनेशन सिरा विन्यास जो शब्द है उससे आप बिल्कुल एग्रीगेट हो गए। अगर आपको लगता है कि नहीं सर ये जो कंसेप्ट आप बता रहे हो सर कंसेप्ट हम नहीं समझ पा रहे, हमने कभी पढ़े ही नहीं है, तो मेरे भाई कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना। जितने क्वेश्चंस हैं जो पिछले साल जो इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन आए थे सारे के सारे एक सीरीज चला करके आपको विस्तार से बता दिया जाएगा। अभी लगभग 100 क्वेश्चन मैं सारे के सारे लेके आया हूं बच्चे, और अभी कुछ लगभग 1 घंटे के आसपास की क्लास में हमें सारे कंप्लीट करने हैं ताकि आप अनुमान लगा सको क्वेश्चन का क्या लेवल रहता है। बाई चांस आपको लगता है नहीं सर तो मेरे भाई फिर आपको इन्हीं 100 क्वेश्चन को करने के लिए 5 घंटे विस्तार से करना है, तो इन टॉपिक्स को करने के लिए 5 घंटे का समय चाहिए, बट अभी का उद्देश्य हमारा वो नहीं है। 18 सितंबर को मॉर्निंग शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है सर, फाइंड आउट व्हाई व्हाइट सिल्वर क्लोराइड, सफेद रंग का जो सिल्वर क्लोराइड है वो सनलाइट की उपस्थिति में ग्रे क्यों हो जाता है? तो सर जो AgCl होता है सनलाइट की उपस्थिति में Ag पॉजिटिव Cl निगेटिव में टूट जाता है और ग्रे कलर देता है। तो देख लो कहां पे है ये बात, ये रहा सर डिकम्पोजिशन। किसमें डिकम्पोजिशन? सिल्वर में और क्लोरीन के अंदर। इसके बाद बच्चे 18 सितंबर को मॉर्निंग शिफ्ट में क्वेश्चन आता व्हाई डज द मिल्कमैन, जो दूध वाला होता है सर वो बहुत कम मात्रा में बेकिंग सोडा क्यों डालता मिल्क में? देखो मेरे भाई जो बेकिंग सोडा इसलिए डाला जाता है क्योंकि मिल्कमैन अपनी बाइक पे लेकर के जाता है, बाइक पे दूध जो हिलता डुलता जाएगा सर, जिसके कारण सेम वही प्रोसेस हो सकती है कि उसकी एसिडिटी बढ़ सकती है सर, और कुछ बैक्टीरिया की क्रिया हो सकती है जिससे उसकी अम्लीयता बढ़ेगी, तो दूध से दही बनने के चांसेस यानी दूध जल्दी फटने के चांस हो जाएंगे। लेकिन बेकिंग सोडा आपका बेसिक नेचर का होता है, तो सर उस दूध को थोड़ा सा नेचर बेसिक बनाने के लिए ऐसा डाला जाता ताकि जल्दी से वो एसिडिक होकर के फटे ना। तो मेरे भाई देखिए कहां पे ये रहा, टू इंक्रीज द पीएच, पीएच को इंक्रीज करने का मतलब थोड़ा बेसिक नेचर बनाने के लिए। इसके बाद बच्चे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पीरियोडिसिटी अ यूनिट कॉल्ड पिकोमीटर, पिकोमीटर बहुत छोटी यूनिट होती है लंबाई को मापने की, तो एटॉमिक रेडियस मापा जाता है इससे। इसके बाद बच्चे विच मरीन कैरोटीनॉइड इज अबंडेंट इन ब्राउन सीविड, भूरे ये देखो मैक्रो एल्गी डायटम, डायटम जो होता है मेरे भाई प्रोटिस्टा कैटेगरी का एक जीव है, तो मेरे भाई सीविड डायटम और मैक्रो एल्गी इन सब के अंदर क्या होता है एक कैरोटीन होता है सर, अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है, उसका नाम बताओ? तो उसको बोलते हैं मेरे भाई फ्यूकोजेंथीन, ये ब्राउन कलर प्रोवाइड करता है इन सभी को, तो फ्यूकोजेंथीन कहा जाता है, यही पाया जाता है सर। What kind of phylotaxy was examined in गवावा प्लांट, अमरूद के पौधे में किस तरह की फाइलोटैक्सी की जांच की गई है मेरे भाई? फाइलोटैक्सी मतलब जो पत्तियां होती हैं उनकी अरेंजमेंट उस तने के ऊपर, उसको बोलते हैं फाइलोटैक्सी। तो मेरे भाई उसमें होती है अपोजिट, मतलब अपोजिट मतलब ये एक, ये इसके अपोजिट में दूसरा, ये एक, ये इसके अपोजिट दूसरा, ये अमरूद के अंदर इस प्रकार से पत्तियां होती हैं तो उसको अपोजिट कहा जाता है, इस अरेंजमेंट को बोलते हैं। फिर इसने कहा कि भी पीरियोडिक टेबल जो हमारी आधुनिक है उसमें 3 से 12 नंबर ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट हैं उनको कौन से ब्लॉक बोला जाता है? डी ब्लॉक बोला जाता है भाई, 3 से 12 ग्रुप को डी ब्लॉक। A small object is placed on the focus of left side of convex lens, convex lens के अंदर मेरे भाई एक साइड में ऑब्जेक्ट रखे जाते हैं, एक साइड में इमेज बनती है। तो आपसे पूछा है कि लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट रखा तो इमेज किधर बनेगी? पहली बात तो राइट साइड में, फोकस पे है तो अनंत पे बनेगी, सी वाला आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बताओ, बच्चों वाला क्वेश्चन है, MgOH2 आ जाएगा, दैट्स इट, बात खत्म। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, विच एसिड इज यूज्ड एज साउरिंग एजेंट एडिड टू विनेगर पिकल्ड वेजिटेबल, अचार वगैरह के अंदर खट्टेपन के एहसास के लिए, टेस्ट के लिए, उसको खराब होने से बचाने के लिए कौन सा एसिड यूज करते हैं? बच्चा जानता है सर, एसिटिक एसिड का यूज किया जाता है। विच कोल इज लो ग्रेड, कौन सा कोयला अच्छी क्वालिटी का नहीं है? भूरे रंग का होता है, जहां भी भूरा रंग आ जाए वहीं पे लिग्नाइट लगा दियो, बात खत्म। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, Which of the following gas play an important role in welding
वेल्डिंग करने में, वेल्डिंग का मतलब होता है मेटल्स को जोड़ने का काम, स्टेनलेस स्टील को वेल्डिंग करने में, मैग्नीशियम को वेल्डिंग करने में, एल्यूमिनियम को वेल्डिंग करने में, तो मेरे भाई वो होती आर्गन, आर्गन गैस का उपयोग किया जाता वेल्डिंग में। Which of the following researcher observed densely stained reticular structure surrounded the nucleus? नाभिक के चारों तरफ जो झिल्लीनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, सामान्यतः इसको बोलते हैं गोल्जी बॉडी। और इनकी खोज किसने करी थी? गोल्जी बॉडी की खोज की थी कैमिलियो गोल्जी ने, इसी के नाम पे तो रखा गया था मेरे भाई। तो देखो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जहां पे स्ट्रक्चर दी जाती है। द टाइप ऑफ रिएक्शन, ऐसी अभिक्रिया, is typically found when a material that is required for the reaction to proceed, such as a surface or a catalyst, is saturated by the reactant is called। इसने कहा भाई ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक चीज के सरफेस पे दूसरी चीज आकर के उसको ढक दे, उसको सैचुरेट कर दे, तो उस ऐसी अभिक्रिया को क्या कहा जाएगा? मैंने कहा था ना, अगर एक मटेरियल के ऊपर दूसरा मटेरियल उसको पूरा ढक देता है तो अब इसकी कितनी भी मात्रा बढ़ाते जाओ, जो रिएक्शन की स्पीड है उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। और ऐसी अभिक्रियाओं को बोलते हैं जहां पे कोई असर ना पड़े, बोलते जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहा जाता है मेरे भाई। सी आ जाएगा। देखो तीसरा क्वेश्चन है इस टॉपिक से एक ही साल में। B2 विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है? सर किलोसिस होता है। बात खत्म, अगले क्वेश्चन पे आओ। नेम द स्ट्रेट चेन एल्केन, ये रहा भाई। C9H20 का नाम देना है। नो है तो नॉन, नोनेन छोड़ो ना, बात ही खत्म। नोनेन सीधा ऑप्शन आ गया सर। छोटे मोटे नोमेनक्लेचर के लिए टाइम थोड़ी लगाते हैं। व्हेन यू टेक लेड नाइट्रेट पाउडर, आपने लेड नाइट्रेट का पाउडर लिया, उसको उबाला, आपने हीट दी उसको, तो कौन सी गैस निकलेगी? सर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। बात खत्म। बहुत छोटी क्लास में रेटेड टाइप बात है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला बता दो। CH3MgCl होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। काफी बार सुना होगा आप सभी ने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का नाम मेरे भाई। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर बहुत छोटे छोटे डिस्टेंसेस को मापने के लिए एक हमारे पास में सर एक पैमाना होता है। तो आपसे पूछा है कि इंटरनल जो उसके अंदर एक आंतरिक जबड़े जैसी संरचना होती है, वो संरचना मेरे भाई क्या करती है, उसका क्या यूटिलाइज है? तो मेरे भाई अगर कोई सिलेंड्रिकल शेप होती है ना, जैसे हमारे घर में पानी वाला पाइप होता है, अंदर से होलो होता है, खोखला होता है, तो सिलेंड्रिकल जो शेप होती है ना, जो स्ट्रक्चर होती है मेरे भाई, तो उसका डायमीटर मापने के लिए काम आता है वो। तो ये आ जाएगा सर डी वाला। उसके बाद एक क्वेश्चन है मेरे भाई, ग्लूकोज, ग्लूकोज, यीस्ट, ग्लाइकोलिसिस। बच्चा बच्चा जानता है ग्लाइकोलिसिस, बहुत बार पढ़ा है आपने। ग्लाइकोलिसिस का मतलब होता है मेरे भाई ग्लूकोज को पायरुविक एसिड में बदलना। सेकंड वाले का बी है जो सबसे आसान है। हमेशा ऐसे क्वेश्चन को ऐसे किया करो जो आपको बिल्कुल एग्जैक्टली पता है। तो देख लो आप, थर्ड वाले का बी कहाँ पे है? थर्ड वाले का बी केवल बी ऑप्शन के अंदर, बाकी अपने आप मैच हो जाएंगे सर। दिक्कत वाली बात ही नहीं है आपको सोचने की। आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। इफ अ बार मैग्नेट इज हंग फ्रॉम स्ट्रिंग, अगर चुंबक को धागे से लटका दो तो उसका नॉर्थ सिरा किधर रुकेगा? नॉर्थ सिरा नॉर्थ में रुकेगा। दैट्स इट सर, है ना? तभी तो नॉर्थ बोलते हैं। चुंबक जिधर, चुंबक का नॉर्थ पोल जिधर रुकता है उसी को तो नॉर्थ पोल बोला जाता है हमारी अर्थ का। सोचना क्या है इसमें। इफ अ बार मैग्नेट, हो तो गया भाई, बार बार आएगा क्या क्वेश्चन? अगले पे आ जाओ यार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ एवीज, यानी बर्ड्स जो होते हैं उस श्रेणी का कौन सा इनमें से सदस्य नहीं है मेरे भाई? तो होगा सर ये रहा टेरोपस। ठीक है, टेरोपस आपका, या पेट्रोपस इसको कहा जाता है सर। ये बर्ड्स की कैटेगरी के अंदर नहीं आता मेरे भाई, इसको आप बिल्कुल एग्जैक्टली याद रखिएगा। बाकी देखो सिटाकुला हो गया, ये नियोफ्रॉन हो गया, स्ट्रूथियो हो गया, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सी गलत है मेरे भाई? लाइट ईयर एक दूरी की इकाई है, ये तो सही है। लाइट ईयर इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ टाइम, ये गलत बात है। मतलब आपका आंसर तो यही वाला होगा, सी वाला ही। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अपर पोर्शन ऑफ अर्थ, हमारी पृथ्वी का जो सबसे ऊपर वाला सिरा है मेरे भाई, हमारी पृथ्वी का जो सबसे ऊपर वाला सिरा है, इसको किस नाम से पुकारा जाता है सर? इसको हम बोलते हैं लिथोस्फीयर। जो चट्टानी भाग है ना हमारा, इसको लिथोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। अगला हमारे पास है सर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ मैमल्स एंड बर्ड्स, यानी
मैमल्स यानी स्तनधारी और पक्षियों के बीच में कॉमन समानता क्या होती है मेरे भाई? तो हम दोनों ही वार्म ब्लडेड होते हैं। पहले भी एक क्वेश्चन आया था, यानी हम अपने शरीर का टेम्परेचर अपनी तरफ से मेंटेन कर सकते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेल डिवीजन विच क्रोमोसोमल बिहेवियर टेक प्लेस द लेप्टोटीन। देखो मेरे भाई, सेल डिवीजन की एक स्टेज होती है जिसको बोलते हैं प्रोफेज। प्रोफेज के अंदर भी एक स्टेज होती है जिसको बोलते हैं लेप्टोटीन। लेप्टोटीन के अंदर सेल के अंदर क्या परिवर्तन आते हैं मेरे भाई? जो क्रोमोसोम होते हैं ना, जो गुणसूत्र होते हैं, वो कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं मेरे भाई। वो आपके सर संघनित होना शुरू हो जाते हैं। क्रोमोसोम पहले कच्चे पदार्थ के रूप में होते हैं, उसके बाद वो संघनित होना शुरू हो जाते हैं। समझ गए बात को? क्लियर है बात? चलिए इसके बाद हाउ मैनी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल्स विल बी देयर। इसने कहा भी रासायनिक अभिक्रिया लिखी हुई है, इसको अगर हम बैलेंस करेंगे तो कितने CO2 के मॉलिक्यूल और कितने H2O के होंगे। बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? कार्बन यहाँ पे कितने हैं? दो कार्बन है, यहाँ पे कार्बन को 2 कर दो। अब कार्बन 2 कर दिए तो ऑक्सीजन कितने हो गए? यहाँ पे 2 ऑक्सीजन यहाँ पे हैं, 1 वहाँ पे 3 हो गए सर, है ना। अब 3 आपको क्या करना पड़ेगा सर? इसको भी तो बैलेंस करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हमने 2 CO2 कर दिया। ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 4 हो गए सर ऑक्सीजन। 1 यहाँ पे 5 हो गए। तो यहाँ पे क्या करें सर? यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ पे बदलना पड़ेगा आपको, इसको बैलेंस करने के लिए, संतुलित करने के लिए। अच्छा कार्बन हमारे यहाँ पे हो गए, 1 सेकंड रुको जरा। हाइड्रोजन ठीक है, 4 5 पूछा किसका है? सिर्फ 2 ही चीजों का पूछा है ना। यहाँ पे 3 कर दो। अभी देखते हैं कितने हो गए हमारे पास में। 3 4 7, 3 दूनी 6 और 1 7, है ना। अभी काउंट करो, कार्बन के 2 हैं सर, यहाँ पे कार्बन के 2 हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन 5 हैं। 5 हैं तो अपने पास में यहाँ पर कितने हो गए? यहाँ ज़्यादा हो गए। और यहाँ पे ऑक्सीजन 1। जस्ट अ सेकंड, इसमें चेक कर लेते हैं सर, इनको बैलेंस हम हिट एंड ट्राई मेथड से पूरा कर लेते हैं। ठीक है, कैसे बैलेंस इनको किया जा सकता है। आपसे पूछा किसका है? अगर पूरी रासायनिक अभिक्रिया को हम बैलेंस करेंगे तो सर सिंपल से केस में आप देखिए, यहाँ पर हम लोग 2 ले लेते हैं, यहाँ पर 3 ले लेते हैं। इसके हिसाब से सारी की सारी चीजें हम करने की कोशिश करते हैं। तो ओके, यहाँ पर हमारे पास में मेरे भाई 3 दूनी 6 हो गए हाइड्रोजन, और इधर अपने पास में है यस 5 और 1 6 हाइड्रोजन। ठीक है सर। ऑक्सीजन हो गए यहाँ पर सर हमारे पास में 2 दूनी 4 और 1 5, 2 दूनी 4 और 1 5। बन गई बात सर, ये आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा सर? C वाला आ जाएगा। बैलेंस करोगे तो 2 और 3 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, अगले पे आ जाओ। Which famous experiment was done by माइकल फैराडे in 1831? 1831 में माइकल फैराडे के द्वारा कौन सा प्रयोग किया गया था? आप सभी जानते हो मेरे भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी सर? माइकल फैराडे ने की थी। इसके बाद एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था मेरे भाई 23 सितंबर को इवनिंग शिफ्ट में, हु रिकॉन्साइल्ड डाल्टन्स एटॉमिक हाइपोथेसिस। डाल्टन ने कहा था भी दुनिया में प्रत्येक चीज जो है ना वो छोटे छोटे एटम से मिलकर बनी होती हैं। और गै-लुसाक्स ने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि भी कोई भी गैसें जो है ना जब वो कंबाइन करती हैं तो सिंपल रेशियो के अंदर कंबाइन करती हैं, एक सरल अनुपात में कंबाइन करती हैं। तो एक व्यक्ति आया और एवोगाड्रो ने क्या कहा? उसने एक इन दोनों बातों को कंबाइन करके एक नियम दिया था। उसने कहा था इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। मतलब वॉल्यूम वाली बात भी जोड़ दी, एटम वाली बात भी जोड़ दी, तो दोनों को मिला करके एक नाम दिया था इन्होंने। तो यहाँ पर आएगा, आपसे यही पूछा दोनों को कंबाइन किसने करके एक नियम दिया था? एवोगाड्रो ने। मेरी बात उसी को समझ में आएंगी जिसने ये बातें पहले पढ़ी होंगी, इस क्लास में तो उसी को आएंगी। Which of the following is responsible for the red color of beetroot? चुकंदर के लाल रंग का कारण क्या होता है मेरे भाई? बेटानिन होता है सर, इसकी उपस्थिति के कारण होता है।
विच टाइप ऑफ गैमेट्स आर फाउंड इन स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा जो होता है उसमें गैमेट्स कैसे पाए जाते हैं मेरे भाई, कैसे युग्मक मतलब जो रिप्रोडक्टिव सेल होती है वो कैसी होती हैं। तो स्पायरोगायरा जो प्लांट होता है मेरे भाई उसमें आइसोगैमस मतलब शेप साइज के अंदर एक जैसी होती हैं, और नॉन फ्लैजिलेटेड मतलब गति करने के लिए एक बालों जैसी संरचना होती है फ्लैजिला। तो इसकी कोशिकाओं में वो फ्लैजिला भी नहीं होता है, डी आंसर आ जाएगा। इसके बाद इनकोरेक्ट पेयर बताना मेरे भाई। यहाँ पे ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब होता है व्यक्ति, जैसे मैं यहाँ पर हूँ, मैं आगे बढ़ गया मतलब अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हूँ ना, मैं ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक कोई बॉल है चट्टान से गिर रही है तो अपनी पोजीशन तो चेंज कर रही है, सही है बात। पीरियोडिक मोशन, घड़ी का जो हैंडल है पीरियोडिक मतलब एक निश्चित समय के बाद दोबारा रिपीट कर रहा है, पीरियोडिक मोशन है। ऑसिलेटरी मतलब दोलन, मतलब जैसे पेंडुलम होता है, अगर कोई ऐसे दोलन कर रहा हो या कंपन कर रहा हो तो भाई हमारी अर्थ तो कंपन नहीं करती, यही आंसर आ जाएगा सर, गलत पूछा था आपसे। इसके बाद विच गैस इज इवॉल्व्ड व्हेन आयरन एंड वाटर रिएक्ट। जब पानी और लोहा जो है मेरे भाई उनकी प्रतिक्रिया होगी तो कौन सी गैस निकलेगी सर, ऑब्वियस ही बात है हाइड्रोजन गैस निकलेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकोरेक्टली मैच। गलत कौन सा जुड़ा हुआ है, न्यूक्लियस जो है नाभिक के अंदर लिपिड का मेटाबॉलिज्म मतलब लिपिड का पाचन होता है, तो ऐसा नहीं है सर, यही गलत बात है। नाभिक को तो और बहुत सारे काम है, नाभिक किसी काम के लिए थोड़ी बना है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ ऑप्टिकल पावर। किसी लेंस की पावर को किस में मापते हैं मेरे भाई, डायोप्टर में मापते हैं। Which law states that endothermic animal from cold climate behave smaller extremities or appendages than closely related species from warm climate। फिर से वही एलन का नियम, ठंडे क्षेत्रों में रहने वाले जो जीव होते हैं उनके कान वगैरह छोटे वगैरह होते हैं ताकि हीट का लॉस कम हो। ये बात किसने बताई थी, एलेंस ने कहा था, वही आंसर हो जाएगा। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकोरेक्ट रिगार्डिंग वाटर रिमेनिंग कोल्डर इन अर्थन पॉट। मटके में पानी ठंडा रहता है, इसके बारे में कौन सी बात गलत है, तो मुझे ये रही सी वाली गलत लग रही है कि हमारे वायुमंडल का पानी जो है ना वो छोटे छोटे छिद्रों में से मटके के अंदर प्रवेश कर जाता है इसलिए ठंडा होता है, ये गलत बात है। बाकी सारी बातें सही लिखी मिलेंगी, देख लियो मेरे भाई, दिक्कत नहीं लेनी है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या होती है मेरे भाई, तो विशिष्ट प्रतिरोध को मापते हैं ओम मीटर में। जानते हो कि नहीं जानते हो बचवा, जानते हो। व्हाट इज द गैस इवॉल्व्ड, कौन सी गैस निकलेगी जब जिंक यानी एक मेटल एक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, हाइड्रोजन गैस निकलती है। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर नेम ऑफ विटामिन सी। बच्चा जानता है सर, एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। चलिए बात खत्म, अगले क्वेश्चन पे। हु फर्स्ट स्टेटेड द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन किसने सबसे पहले बताया था, स्नेलियस। स्नेल का नियम सुना है ना, इसी के नाम पे तो है। राइट हैंड थंब रूल दिया गया था आपको, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की जो घटना की खोज हुई थी, विद्युत चुंबकीकरण की जो घटना खोज हुई थी, तो एक नियम दिया गया था वहां पे आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताने के लिए। तो मेरे भाई उसके हिसाब से अंगूठा जो है ना, मान लो ऐसे, अंगूठा क्या शो करता है, अंगूठा हमेशा करंट की दिशा शो करता है, पढ़ा होगा 8वीं क्लास में आप सभी ने। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए मेरे भाई। न्यूलैंड का जो ऑक्टेव का नियम है, जो अष्टक सिद्धांत है, उसके हिसाब से लिथियम के साथ में कौन से एलिमेंट की प्रॉपर्टी मैच होती है, लिथियम के साथ मैच होती है सर सोडियम की। हर बच्चे ने ये पीरियोडिक टेबल के इंट्रोडक्शन में पढ़ा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज यूज टू क्योर कोल्ड एंड कफ। सर्दी खांसी से छुटकारा पाने के लिए कौन सी औषधि का काम करती है, तुलसी। अपने घरों में लगाते हैं ना। अगले पे आ जाओ। डेंस मास ऑफ वाटर ड्रॉप ऑन स्मोक। धुएं या धूल के ऊपर अगर मान लीजिए वाटर वेपर्स बैठ जाएं तो उसको फिर जो नई चीज बनती है उसको क्या बोलते हैं, स्मोग। स्मोग मतलब स्मोक प्लस फॉग। बहुत एक्सीडेंट होते हैं सर। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इलस्ट्रेशन इज रिलेटेड टू क्लोरोप्लास्ट। इनमें से कौन सी स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट की है। क्लोरोप्लास्ट जहां पे होगा ना उसके अंदर देखो ऐसे आपको ट्रांसफार्मर की तरह से, जैसे सिक्के होते हैं ना 5-5 के सिक्के, इसके अंदर ऐसे सिक्कों जैसी संरचना दिखेंगी आपको, है ना, ग्रेना कहा जाता है इनको। तो यहाँ पर जिसके अंदर भी ऐसी स्ट्रक्चर दिखे वही आपका क्लोरोप्लास्ट है मेरे भाई। ये आपने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा होगा। तो नहीं हमने गलत लगा दिया, मतलब आंसर तो यही है, लेकिन सी ऑप्शन बी ऑप्शन में दे रखा है। यहाँ का सी यहाँ बी में लिखा है तो आंसर बी होगा, ध्यान रखना।
विच ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन कंपोनेंट इन मिल्क, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन कंपोनेंट इन मिल्क बोथ क्वांटिटेटिवली एंड न्यूट्रिशनली दैट अकाउंट फॉर अबाउट 80% ऑफ टोटल प्रोटीन। मतलब जो दूध के अंदर प्रोटीन होता है जो हेल्थ के लिए न्यूट्रिशन के रूप में बड़ा ही शानदार होता है, तो वो कौन सा प्रोटीन होता है? केसिन प्रोटीन होता है सर। इसके बाद है मेरे भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हेलोजन गैस। हेलोजन कौन सा नहीं? इनमें से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टिडीन होते हैं। ये हीलियम हेलोजन नहीं होता, ये तो इनर्ट गैस होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ पोरीफेरा। पोरीफेरा फाइलम के अंतर्गत कौन सा जीव नहीं आता है? हाइड्रा नहीं आता है, हाइड्रा आता है सिलेंट्रेटा के अंदर। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, विच इज सीरियस कॉन्टाजियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इनमें से कौन सा बैक्टीरिया से होने वाला इन्फेक्शन है जिसके अंदर हमारे नाक और गले को प्रभावित किया जाता है? तो वो होता है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया याद करो, डिप्थीरिया। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इज दिस, द वेट ऑफ परसेंटेज ऑफ कार्बन इन ग्लूकोज। ग्लूकोज के अंदर कितने प्रतिशत कार्बन का द्रव्यमान होता है? ग्लूकोज का द्रव्यमान होता है 180 और कार्बन का द्रव्यमान कितने कार्बन है? 6 कार्बन, 12 छिके 72। परसेंटेज निकालना है, गुना में 100, 0 से 0, 18 चौके 72, 10 चौके 40। ये क्या आंसर? अगले पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ फ्लावर। इनमें से कौन सा फूल का घटक नहीं है मेरे भाई? फूल के अंदर कांटे थोड़ी होते हैं मेरे भाई, है ना? सभी फूल में कांटे थोड़ी है। फूल की जो मूल स्ट्रक्चर होती है उसमें तो कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, ये सारी चीजें होती हैं। तो लो मेरे भाई, ये आज का सेशन था। और जो बच्चे इस सेशन में इस एक्सपेक्टेशन से आए थे कि पूरा विस्तार से सारे क्वेश्चन समझाऊंगा, उनसे माफी चाहूंगा, क्योंकि यहाँ मेरा उद्देश्य वो नहीं था। यहाँ मेरा उद्देश्य था बच्चे कि एक बार आप जब भी सीजीएल एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना शुरू करें तो साइंस में क्वेश्चन का लेवल क्या होता है और आप जिस कोचिंग में पढ़ते हो वहाँ पे कोचिंग सेंटर आपको क्या लेवल पढ़ा रहा है, इसका अनुमान आप लगा सको, ताकि आपको कोई संस्थान पैसे लेकर के बेवकूफ़ ना बना पाए। इसलिए सेशन था। मुझे जल्दी फास्ट एक क्विक सेशन, आपका बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए एक ऐसा सेशन आपके लिए अरेंज करना था जिसमें पिछले साल के सारे एमसीक्यू कवर हो जाए। वो मैंने करवा दी मेरे भाई। डिटेल में मैंने जानकारी आज भी थोड़ी सी आपको दी थी। सीजीएल का बैच आज से अपना शुरू हुआ है, साइंस स्पेशल बैच बच्चे। संसारम एप्लीकेशन, प्ले स्टोर से संसारम एप्लीकेशन फिर से कह रहा हूँ डाउनलोड करें और अपनी प्रिपरेशन बढ़ाते रहें बच्चे। और जिस भी एग्जाम, गवर्नमेंट जॉब, कोई भी एग्जाम हो बच्चे, हम सब अवेलेबल हैं। अगला सेशन जो होगा वो होगा 2024 में जो मेंस एग्जाम हुआ था एसएससी सीजीएल का, उसमें साइंस से क्वेश्चन कौन से आए थे। मैं चाहता इसमें भी डाल देता बच्चे, लेकिन वहाँ क्वेश्चन की संख्या ओवरऑल कम है क्योंकि कम पेपर हुए थे, शिफ्ट कम थी। लेकिन बच्चे अच्छा लेवल है, अभी तक आपने जितने किए ना, इनसे भी ज़्यादा लेवल के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो अगले सेशन के अंदर आपको मेंस में आपको कैसे क्वेश्चन देखने को मिलते ही करवाऊंगा। तो चलिए बच्चे, मिलते हैं अगले सेशन के अंदर। आज के सेशन को करते हैं यहीं पे समाप्त। जय हिंद मेरे भाई।